तो आपने देखा अभी जस्ट लास्ट ए में सेशन में कि पुर्तगालियों का मतलब पुर्तगाली ने यूरोपियों का भारत में प्रारंभ, यूरोपियों का भारत में प्रारंभ, लेकिन अब स्पेशली चर्चा करेंगे उन यूरोपियों में पुर्तगालियों का भारत आगमन। क्लियर जी? आगमन के आधार पर और गठन के आधार पर दोनों याद हो गया है, या ये गठन के आधार पर सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है, और ये आगमन के आधार पर। क्लियर? अच्छा, अब आप देखोगे कि वर्ष 1498 की बात है, पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक नया मार्ग खोज निकाला। ठीक है, वास्को डी गामा से अगर पहले की बात करो, यूरोपियों में अगर बात करोगे, पुर्तगाली में नहीं, यूरोपियों में, तो सबसे पहला भारत का खोज करने कौन निकला था? कोलंबस। देखे फंस गए ना, मैंने पुर्तगाली की बात नहीं की, मैंने किया यूरोपियों में, तो सबसे पहले यही निकला था, लेकिन ये खोज दिया उत्तरी अमेरिका। मतलब आप देखोगे यहाँ से निकला, इस पिक्चर पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे भाई साहब निकला कि चलो भैया कहाँ जा रहे लियो है हमें, तो इंडिया, तो ये क्या हो गया कि यहाँ घुस गया। अब बड़ी खुश बोला, अरे उत्तरी अमेरिका कहाँ गया, अब तो हम बहुत बड़का व्यापारी बन जाएंगे, सोच लीजिए। बाद में पता चला कि अरे उत्तरी अमेरिका नहीं, यूरोपीय कंपनी में या यूरोप का कौन पहला ये था, बंदा था, व्यक्ति था जो भारत की खोज करने के लिए निकला था। ठीक है, तो निकला था तो कोलंबस ने खोज डाला है उत्तरी अमेरिका। इसलिए क्वेश्चन पे फोकस करना, क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। और स्पेशली आप देखोगे तो ये उत्तरी अमेरिका, तो इसलिए खोजा, तो उत्तरी अमेरिका खोज किसने की? कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने की। लेकिन खोज किसने कर डाला? वास्को डी गामा ने। इसलिए हमेशा देखो, जो फैक्ट बात था वो मैंने बताया, इसलिए कभी भी भारत की खोज किसने की तो उसका नाम वास्को डी गामा आता है। तो दोनों बात अलग अलग, ठीक है। 1497 में वो निकला था और 98 में आपको हमने रूट भी दिखा दिया कि ये कैसे किस रूट से आया था। देखो ये हमने रूट दिखाया ना जी, देखिए यहाँ कुछ दिन रुका भी, चाय नाश्ता पानी मटन जीरा राइस खाया, उसके बाद फिर भारत आ गया। ठीक है, क्लियर? वास्को डी गामा आशा अंतरिक्ष से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए कालीकट पहुंचा। तो बताइए, अभी आपको अफ्रीका का पास का एरिया दिखाई कि नहीं? तो ये आशा अंतरिक्ष क्या है? अफ्रीका का साउथर्न पॉइंट है, जहां हम बोले अभी मटन जीरा राइस खाने के लिए रुक गया था कुछ दिन। आशा अंतरिक्ष, हाँ साउथ अफ्रीका जी, साउथ अफ्रीका। और वहीं से फिर कालीकट पहुंचा। तो भारत का किस एरिया में पहुंचा सबसे पहले? कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। कब निकला था? 97 में। कब पहुंचा? 98 में। तो 6 महीना साल पर तो जरूर लगते हैं, 2-4 महीना से तो कम लगने वाला है नहीं, है ना। यहाँ से वास्को डी गामा जो माल लेकर वापस गया उसे करीब 60 गुना का फायदा हुआ। 60 गुना मतलब सोचिए, 1 रुपया लगाया तो आपको 60 रुपया मिला, 1000 तो 60,000, 1 लाख तो 60 लाख। सोचिए, अब इससे अच्छा व्यापार क्या है? इसके बाद व्यापार के लिए नए क्षेत्रों की खोज को बढ़ावा मिला था जी, है ना, तथा इसके लिए प्रयास और तेजी के साथ बढ़ा। इस क्षेत्र में स्पेन पुर्तगालियों की प्रतिस्पर्धा थी। तो पुर्तगाली की कंपटीशन में कौन था जी? स्पेन। कौन था? स्पेन। और यूरोपीय देशों ने अफ्रीका में अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया, क्योंकि अफ्रीका में तो रुका था, एरिया को भी तो खोज सर्च करते आ रहा था, तो बिजनेस को लगा कि नहीं यहाँ भी बढ़ाना अच्छा है, तो अफ्रीका में भी अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। आरंभ में यूरोपीय देशों को अफ्रीका के सोने और हाथी, मतलब अफ्रीका के सोने
और हाथी दांत ने आकर्षित किया। तो सोचिए व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर फोकस क्यों किया, कारण क्या था? तो सोना वहाँ पर देखोगे खान मिलेगा, सोना का, जोहान्सबर्ग का खान, जोहान्सबर्ग का खान सोना के लिए फेमस है। और हाथी दांत ने आकर्षित किया, लेकिन जल्द ही यहाँ गुलामों का व्यापार प्रारंभ हो गया। शुरुआत में स्पेन और पुर्तगाल का वर्चस्व था, किंतु धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देश जैसे डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। अफ्रीका में आरंभ हुए गुलामों की रसीद फरोख्त ने, ठीक है, बागानों व खदानों की उत्पादकता को बढ़ाया। तो देखिए वहाँ व्यापार शुरू किया, तो मेन तो वो किससे प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ? सोना और हाथी का दांत से। और सोना और हाथी, तो सोना से तो खदान तो खोदबे न करेगा, देखिए, ठीक है। साथ ही इनको बेचने से होने वाले मुनाफे से संबंधित देश ने अत्यधिक मुनाफा कमाया। यही मुनाफा औद्योगिक क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुआ। नहीं जी, बेतहाशा लाभ के कारण यूरोपीय देश अब एशियाई देशों में भी व्यापार करे। यूरोपीय देश है ना जी, बेतहाशा लाभ के कारण यूरोपीय देश अब एशियाई देशों में व्यापार करे और लाभ कमाने की योजना बनाई, जिसमें वे सफल भी रहे, है ना। आप देखोगे इस पिक्चर पे अगर फोकस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी कलर दिया हुआ है, तो वहाँ पर उस कलर के आधार पर पुट कीजिए। अच्छा ये अमेरिका है जी, अच्छा नहीं, यूनाइटेड किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम का कहाँ का विस्तार है? फ्रांस का, ब्रिटिश, ठीक है, किंगडम का। हाँ वो चीज़, स्पेन कहाँ किया, नीदरलैंड, ये उसके आधार पे फोकस से देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि पूर्वी व्यापार पर लंबे समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा। पूर्वी व्यापार बोले तो अपना भारत जी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो इस पिक्चर पे, तो ये बताइए कि ये यूरोप है और हमारा इंडिया कहाँ है? देखिए यहाँ है, देखिए यहाँ ना जी, है ना, और यूरोप यहाँ है। इसके अनुसार भारत हमारा पूरब की ओर होगा कि नहीं? समझ में, इसीलिए नाम दिया पूर्वी, इसलिए नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। और हमारे भारत के आधार पर पश्चिम में है, पश्चिम है ना जी, इसलिए इसका नाम दिया था पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी व्यापार। और अभी भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर खा रहे हैं, वेस्टर्न घर में सामान सजा रहे हैं, हर एक चीज़ अपना छोड़कर, नहीं। तो भारत में पुर्तगालियों ने गोवा, कोचीन, दमन द्वीप पर अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया। तो कहाँ जी? गोवा, कोचीन और दमन द्वीप, दिख रहा ना जी। अब बेसिक क्लास में सब कुछ आप लोगों को दिखाया गया है, तो क्यों दिखाया गया रहा समझ में आ रहा होगा, और आपको ये सब दिखाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो जिनका क्लास छूटा है वो बेसिक क्लास ज़रूर से ज़रूर करने का काम करेंगे। तो बता, सबसे मतलब कि पुर्तगालियों ने कहाँ का व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया? तो गोवा, कोचीन, दमन द्वीप, क्या बोला जा रहा जी? गोवा, कोचीन, दमन द्वीप, ठीक है। अच्छा, आरंभ से ही व्यापार के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। जहाँ लग रहा था कि नहीं काम होगा, तो पटक के मारो, प्रेशर दो, रंगबाजी करो, है कि नहीं। पुर्तगालियों द्वारा भारत में कोचीन में अपना पहला दुर्ग 1503 में स्थापित किया। तो पुर्तगाली के द्वारा आप देखोगे कि अपना पहला दुर्ग कहाँ, कब?
और गोवा को राजनीतिक केंद्र के रूप में पुर्तगालियों ने विकसित करने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ पर तो गोवा, कोचीन, दमन द्वीप, इस पर तो व्यापारिक केंद्र तो बनाया, लेकिन मेनली दुर्ग कहा, कोचीन, दुर्ग कहा, कोचीन, राजनीतिक केंद्र कौन, गोवा। पुर्तगालियों की सफलता का प्रमुख राज उनके हथियारबंद समुद्री जहाज थे। ठीक है, पुर्तगालियों की सफलता का प्रमुख राज क्या था, उनके हथियारबंद समुद्री जहाज। पता है, सुना आपने समुद्री डकैतों का नाम सुना? अगर समुद्री डकैत का नाम है तो वो पुर्तगाली लोग लाए। पता क्यों? क्योंकि ये तो अपने आ गया इस रूट से, इसको तो समझ में आ गया था कि अगर कोई आएगा तो इसी रूट से आएगा, इसी रूट से। तो हुआ क्या ना, और इस एरिया पे ही इस एरिया को ही कवर कर लिया अपना, उसका जो है मतलब थल के साथ साथ जल पर में भी इसने अपना आधिपत्य जमाया। समुद्री डकैतों को छोड़ दिया जाता था, डकैत बाद में हो सिचुएशन है। पहले भेजा कि हाँ कौन भारत के साथ व्यापार करेगा, भैया टैक्स देगा, बिना टैक्स का नहीं आएगा, जाएगा नहीं देगा, जाओ नहीं दोगे जाओ, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से यहाँ फोकस किया जा रहा है कि बाहर अगर कोई जाए या अंदर जाए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वही धीरे धीरे टैक्स जो ना डकैती में बदल गया। अब आप देखो 10% और आपके पास पूरा जहाज में दिख रहा लाखों करोड़ रुपया है, तो बेटा पटक के वहाँ फेंक देगा, मार देगा, पता नहीं चलेगा। बोलिए, तो वही चीज़ धीरे धीरे क्या होगा, वो डकैती में बदल गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हथियारबंद समुद्री जहाज थे। तो पुर्तगालियों का सफलता का प्रमुख राज क्या हो गया, हथियारबंद समुद्री जहाज। 1505 में, याद रखेंगे, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। ठीक है, कौन आया जी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और अल्मीडा ने अपने अधिकार क्षेत्र में ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। और हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। ब्लू वाटर बोले तो नीला पानी नीति। और 1509 में, अरे जल पर आधिपत्य था ना, वह इसी के अंतर्गत था, समझ में आ रहा ना। तो अल्मीडा कब आया, 5 में। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई, अल्मीडा ने। हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत किसने की, अल्मीडा ने। किसने की जी, अल्मीडा, अल्मेडा, अल्मीडा, जो बोलना बोल सकते हो, ठीक है, याद रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बुक में थोड़ा अलग दिखेगा, तो अलग दिखेगा तो समझना। तो 1509 में अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। ठीक है, तो पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन है, अल्बुकर्क। मतलब ये अल्मीडा अल्बुकर्क क्या है, पुर्तगीज गवर्नर है। अगर बोले कि बताओ जल्दी से कि भारत में आने वाला पहला व्यापारी कौन था पुर्तगाल का भारत में, वास्को डी गामा। ठीक है, दूसरा कौन था, कैब्रल। तीसरा लोपोस एरेंस। तो सब हम नहीं याद कर, जो मैंने इस पर फोकस किया, लेकिन फिर भी हमने बताया। लेकिन पहला पुर्तगीज गवर्नर बोले तो अल्मीडा। इसका मतलब अल्मीडा को संस्थापक भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते जी। और अगला 1509 में अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीतकर अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। इस समय पुर्तगालियों ने अपना अधिकार फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक
और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर अधिकार जमा लिया। अधिकार जमा लिया। अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए यूरोप के कई अन्य देशों से भी कई लड़ाइयाँ पुर्तगालियों द्वारा लड़ी गई। अब आई 1519 में आ गया नीनो डी कुन्हा। तो पहला कौन? अल्बिडा। नेक्स्ट नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट अल्बुकर्क। और उसका थर्ड में नीनो या नूनू बोला, नूनू बोल सकते, नूनू, नूनू डी कुन्हा। तो नूनू बोल के याद रखोगे ना जी। और नूनू लोग ने काम करता, कुने कुने मारे हैं सब, कुने कुने काम करनी कि नहीं करनी। तो अल्मीडा, ए से अल्मीडा, ए से अल्बुकर और उसके बाद नूनू, नूनू। तो लगातार तीनों आपको बोले तो गवर्नर भी याद हो गए और लगातार तीनों जो व्यापारी थे वो भी आपको याद हो गया। उसने 1530 तक पुर्तगाली प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो कोचीन से गोवा स्थानांतरित किसने किया? नूनू ने। और बंगाल के शासक महमूद शाह से पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की भी अनुमति प्राप्त कर ली। सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की भी अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। पुर्तगाली जो है कहाँ से करते थे? तो मतलब कहाँ से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे? तो कोंकण तट और मालाबार तट। तो इसको याद भी करना आसान है। बोलो कैसे? क से काली, क से कोंकण, म से मिर्च, म से मालाबार तट। बोलो, एक नंबर बात याद हो गया जी। कर्नाटक में क्या? मालाबार। मालाबार केरल। केरल जी। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, ठीक है, दमन, उसमें दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन यहाँ कि बताओ काली मिर्च का कहाँ से होता था व्यापार, कहाँ से निर्यात होता था? तो आपको आंसर उसी में छिपा हुआ। क से काली, क से कोंकण, म से मिर्च, म से मालाबार। बोले याद बन, ठीक है। और कोंकण बोले तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा, इस सब का इलाका कोंकण के अंतर्गत आता है। और आप देखोगे मालाबार बोले तो केरल का तटीय क्षेत्र जी। और मालाबार तट से काली मिर्च के साथ साथ क्या क्या देखने को मिला? अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने तथा अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। देख लीजिए अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तो पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए तो एक ही उद्देश्य है, ब्याह करो, संख्या ऐसे बढ़ जाएगा। नहीं, इसलिए देखोगे कि कुछ खास इलाकों में भी भारत में नस्ल में बदलाव हुआ। नहीं बोल सकते जी, नस्ल में बदलाव हुआ। अस्थायी बस्तियां का बसाने का उद्देश्य पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। भारतीय क्षेत्र में पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि महत्वपूर्ण योगदान के रूप में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत को माना जाता था। याद रखिए भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली को महत्वपूर्ण योगदान में किसका योगदान है? तंबाकू, जहाज, प्रिंटिंग प्रेस। पुर्तगालियों का भारत में अपने विस्तार को बढ़ाने के कई कारण थे। पुर्तगालियों का
भारत में अपने विस्तार को बढ़ाने के कई कारण थे, जैसे दक्षिण भारत का साम्राज्य मुगलों से बाहर था जी। अगर आप पूरे मैप पर अगर आप फोकस करते हैं, अगर मान लीजिए कि इंडिया मैप पर अगर पूरी तरह से फोकस करते हैं तो मतलब ज़्यादातर उस समय मुगल की बात करेंगे तो ये इलाका कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब इलाकों पर फोकस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी रहे एक तरह से पूरे भारत किसके अंतर्गत, मुगलों के अंतर्गत, और जो भी अंग्रेज लोग आए तो आप देखोगे इस रूट से ही आए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया, धीरे 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 वो अपना जमाने वाला काम करने लगे। और कहा जा रहा है कि जब दक्षिण भारत का साम्राज्य मुगलों से बाहर था तो उन्हें कभी मुगल ताकतों का सामना करना नहीं पड़ा, कभी मुगल ताकतों का सामना करना नहीं पड़ा, मतलब उसको मौका मिला अपनी शक्ति मजबूत करने का। पुर्तगालियों का राज्य खुले समुद्र पर तथा उनके सैनिक कड़े अनुशासन के पाबंद थे। इसका लाभ पुर्तगालियों को मिलता रहा, ठीक है। इसका लाभ किसको मिलता रहा, पुर्तगालियों को मिलता रहा। हालांकि पुर्तगाली द्वारा समुद्री डकैत, ठीक है, अमानवीय व्यवहार करने में पीछे भी नहीं हटते थे। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना जी कि व्यापार के रूप में क्या करते हैं, व्यापार कर रहे हैं और वहाँ पर अमानवीय व्यवहार देखने को मिला ना, टैक्स दियो तो ठीक है, नहीं तो ना तुम प्रवेश कर सकते हो ना भारत से बाहर जा सकते हो। फ्रांसीसी अपने विस्तार अधिकार को काफ़ी लंबे समय तक बचा नहीं सके। यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, क्या बोला जाए, पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करना चाहते थे ताकि व्यापार वो स्वतंत्र होके कर सके, है ना जी। किसकी बात की जा रही है, पुर्तगाली की बात की जा रही है। पुर्तगाली चाह रहे हैं कि अन्य देश में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन ये सब का व्यापारिक अधिकार खत्म करना चाहते थे। वे भी लाभ का भागीदार बनने के लिए आतुर थे, ठीक है। अतः उन्होंने स्पेन और पुर्तगाल के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष क्षेत्र किया। इस संघर्ष के स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई, ठीक है। किसकी हार हुई, पुर्तगालियों की हार हुई। तो स्पेन और पुर्तगालियों के बीच जो युद्ध हुआ तो किसकी जीत, स्पेन का। किसकी हार, पुर्तगाल का। इसके बाद डच और अंग्रेज व्यापारी केप ऑफ गुड, ठीक है, से होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और निकट भविष्य में अंग्रेज भारत, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, मलाया और डच इंडोनेशिया, ठीक है, डच इंडोनेशिया पर अधिकार करने में सफल, ठीक है। डच कौन से देश में बना? डच 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 बोले तो स्वीडन ना वो अलग है, डच अलग, डेनिश अलग, स्वीडन अलग। नेक्स्ट